जय हिंद क्लास। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। जो हमारी क्लास कल जो चल रही थी ताम पाषाण संस्कृति चैकोलिथिक कल्चर, उसी में हम आगे चलते हैं। जो हमने कल जो ताम पाषाण संस्कृति की कुछ जो उसमें उसी के अंदर मिली हुई जो संस्कृति थी वो करवाई थी। तो उसमें कौन कौन सी हो गई थी? हमारी ग्लेशियर जोधपुर संस्कृति हो गई थी जो 2800 से 2200 ईसा पूर्व रखी गई थी। उसके बाद हमने दूसरी कर ली थी बनास घाटी या आहल संस्कृति जो 2100 से 1800 ईसा 2100 से 1500 ईसा पूर्व रखी गई थी। उसके बाद तीसरी हमारे लिए आती मालवा संस्कृति। यह भी ताम पाषाण संस्कृति के अधीन आती, चैकोलिथिक कल्चर के अधीन आती है। तो चलिए चालू करते हैं हमारी जो मालवा संस्कृति उसके बारे में, जिसका समय काल पूछा जाता है तो 1700 से 1200 ईस्वी रहा है। तो मालवा संस्कृति का समय कितना? 1700 से 1200 ईस्वी इसका ईसा पूर्व इसका समय बताया गया क्या है। तो मालवा संस्कृति का समय कितना है? 1700 से 1200 ईसा पूर्व। और आहल संस्कृति जो थी हमारी आहल संस्कृति, उसका कार्यकाल कितना था? आहल संस्कृति का 2100 से 1500 ईसा पूर्व आहल संस्कृति का कार्यकाल था। तो ये आहल संस्कृति उत्तराधिकारी संस्कृति कही जाती है। तो आहल संस्कृति की कौन उत्तराधिकारी संस्कृति कही जाती है? तो हमारी मालवा संस्कृति कही जाती है। तो एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आहल संस्कृति की उत्तराधिकारी संस्कृति कौन कही जाती है? तो मालवा संस्कृति कही जाती है। तो मालवा संस्कृति की विशेषता क्या थी? तो मालवा मृद भांड, जो वहाँ से मालवा संस्कृति से मालवा मृद भांड मिले हैं, ये मालवा संस्कृति की विशेषता थी। और मालवा मृद भांड जितने ताम पाषाण संस्कृति में सबसे उत्कृष्ट या सबसे श्रेष्ठ जो मृद भांड मिले हैं वो मालवा मृद भांड कहे गए हैं। तो मालवा संस्कृति से कौन से मृद भांड मिलते हैं? मालवा मृद भांड। और मालवा मृद भांड भी जो ताम पाषाण संस्कृति उसमें भी सबसे उत्कृष्ट प्रकार के मृद भांड थे। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछे गए कि ताम पाषाण संस्कृति के सबसे उत्कृष्ट मृद भांड किन्हें कहा जाता है? तो मालवा मृद भांड को कहा जाता है। चरखे एवं तकलियों, जो चरखे होते हैं और उसी में जो चरखों में तकलियाँ लगी रहती हैं, तकलियाँ इस प्रकार की, तो उससे पता चलता है कि ये हटा दीजिए, लोग चरखे एवं कताई बुनाई से परिचित थे। तो कायथा मालवा संस्कृति के लोग चरखे और तकलियों से परिचित थे। तो इससे ये पता चलता है कि लोग चरखे एवं कताई बुनाई से भी परिचित थे। तो आगे चलते हैं। जो सबसे बड़ी निधि यहाँ से मिली है वो एमपी के गुनगेरिया से मिली है। तो क्वेश्चन ये पूछे कि मालवा से जो ताम पाषाण की सबसे ताम नदी मिली है, वो सबसे बड़ी ताम नदी मिली वो कहाँ से मिली है? मालवा संस्कृति से। और मालवा संस्कृति कौन से एरिया से मिली है? मध्य प्रदेश के गुनगेरिया से। तो इसका मेनली स्थल जो मिला है मालवा संस्कृति का वो एमपी मिला, मध्य प्रदेश में मिला है। तो सबसे बड़ी ताम निधि कहाँ से मिली है? एमपी के गुनगेरिया से मिली। और ये किस संस्कृति की? मालवा संस्कृति की है। और इसका जो सबसे प्रमुख स्थल माना जाता है, ये क्षेत्र माना जाता है जहाँ से मालवा संस्कृति के सबसे प्रमुख साक्ष्य मिले, वो है नर्मदा टोली। तो नर्मदा टोली कहाँ है? नर्मदा नदी के तट पे। तो ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में, एमपी में। नर्मदा नदी कहाँ पे है? विंध्य पर्वत पे। तो ये कहाँ हो गई? विंध्य पर्वत पे हो गई है। तो मालवा नर्मदा टोली कहाँ पे? नर्मदा नदी के तट पे। और कहाँ? विंध्य पर्वत पे है। और ये विंध्य पर्वत या नर्मदा नदी कहाँ पे? एमपी में, मध्य प्रदेश में। और मालवा संस्कृति का प्रतिनिधि स्थल है। मालवा संस्कृति का प्रतिनिधि कौन करता था? कौन सा स्थल करता? तो नर्मदा टोली करता। तो एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है कि मालवा संस्कृति का प्रतिनिधि कौन सा स्थल करता था? तो नर्मदा टोली करता था। और नर्मदा टोली का है? एमपी में। एमपी में किस नदी तट पर है? तो नर्मदा नदी तट पर। और किस पर्वत श्रेणी पे है? तो विंध्य पर्वत श्रेणी पे। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। और नर्मदा टोली का उत्खनन किसने किया है? एच.डी. संकालिया ने। तो एच.डी. संकालिया ने किसका उत्खनन किया है? नर्मदा टोली का उत्खनन किया है। और सभी प्रकार के अनाज मिले हैं। मतलब कि भारत में अभी तक जितने मतलब कई स्थानों से अनाज मिले, लेकिन सबसे ज़्यादा अनाज किस स्थान से मिलते हैं? तो वो नर्मदा टोली से मिलते हैं। और अन्य कहीं भारत में अन्य कहीं स्थान से इतने अनाज के साक्ष्य नहीं मिले हैं जितने नर्मदा टोली से मिले हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा अनाज किस क्षेत्र से मिले हैं?
तो नवदा टोली से मिले। और नवदा टोली किस संस्कृति का हिस्सा है? तो मालवा संस्कृति का हिस्सा है। और नवदा टोली जो विशेषता क्या, नवदा टोली जो मृदभांड मिले उसकी विशेषता क्या है? एक तो ये चित्रित काले एवं लाल मृदभांड मिले हैं। तो नवदा टोली से कैसे मृदभांड मिले? काले एवं लाल मृदभांड मिले। और विशेषता इसमें एक और चीज है कि जो मृदभांड मिले उसमें लाल पॉलिश करी गई है और उसके ऊपर काले रंग से सजाया गया है। तो लाल पॉलिश वाले मृदभांड मिले जिन्हें काले रंग से सजाया गया है और इसे मालवा मृदभांड कहते हैं। तो मालवा मृदभांड किसे कहते हैं? जो चित्रित काले एवं लाल मृदभांड मिले हैं और उन्हें लाल पॉलिश से सजाया गया, लाल पॉलिश की गई और उसके ऊपर काले रंग से सजाया गया है, उसे ही मालवा मृदभांड कहते हैं। और ये कहाँ से मिले? नवदा टोली से मिले हैं। और ये नवदा टोली किस संस्कृति का मेन हिस्सा था, किस संस्कृति का प्रतिनिधि स्थल था? तो मालवा संस्कृति का प्रतिनिधि स्थल था। तो चलिए इसमें मालवा संस्कृति में जो अन्य प्रमुख जगह बची हैं वो भी देख लेते हैं। चलिए मालवा संस्कृति में जो अगला हमारा प्रमुख केंद्र है वो कायथा है। तो कायथा कहाँ से मिला है? बाबा महादेव की नगरी उज्जैन से मिला है। तो महादेव की नगरी उज्जैन से कौन सा मालवा संस्कृति का स्थल मिला है? तो कायथा मिला है। तो उज्जैन कहाँ है? एमपी में, ये तो सबको पता है। तो कायथा का उत्खनन किसने किया है? तो 1965-66 में वी.एस. वाकनकर ने किया है। वी.एस. वाकनकर ने कायथा संस्कृति का उत्खनन किस वर्ष किया? 1965-66 में किया है। और ये प्राचीनतम ताम पाषाण संस्कृति कही जाती है। तो प्राचीनतम ताम पाषाणिक संस्कृति कौन सी कही जाती है? तो मालवा संस्कृति कही जाती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ये भी हो गया कि प्राचीनतम ताम पाषाणिक संस्कृति कौन सी कही जाती है? तो मालवा संस्कृति कही जाती है। एक घर से तांबे के 19 कंगन तथा 2 विशेष प्रकार की कुल्हाड़ी मिली। मतलब कि आप ये याद सोचिए कि इस काल तक लोगों को भी पढ़ना लिखना नहीं आया, लेकिन महिलाएं इसी काल से सजना संवरना चालू कर दिया था। तो महिलाओं के तांबे के 29 कंगन तथा जैसे पुरुष आज भी कुल्हाड़ी चलाते तो विशेष प्रकार की कुल्हाड़ी 2 मिली हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाए कि कौन से ताम पाषाणिक संस्कृति के स्थल से तांबे के 29 कंगन मिले? तो कायथा संस्कृति से, वो मालवा संस्कृति सॉरी, या कायथा शहर से, कायथा नगर से, या 2 विशेष प्रकार की कुल्हाड़ी मिली, वो भी कौन से संस्कृति से मिली हैं? तो मालवा संस्कृति से मिली हैं। और एक बर्तन में, मतलब कि एक बर्तन में सैल खड़ी के 40,000 मनकों से निर्मित हार मिला है। जो 40,000 मनके होते थे उससे निर्मित हार कहाँ से मिला है? और वो भी किसके बने थे? सैल खड़ी के बने थे। तो सैल खड़ी के 40,000 मनकों से निर्मित हार कहाँ मिला है? कायथा मिला है। और कायथा किस संस्कृति का था? तो मालवा संस्कृति की थी। तो एक ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए कि एक घर से तांबे के 29 कंगन व 2 विशेष प्रकार की कुल्हाड़ी मिली, व एक बर्तन में सैल खड़ी के 40,000 मनकों से निर्मित हार मिला है। तो ये दोनों कहाँ से मिले? कायथा से मिले। और ये कायथा कौन सी संस्कृति से? मालवा संस्कृति से। और ताम पाषाण की सबसे प्राचीन बस्तियां मिली जो किले बंद हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछेगा कि ताम पाषाण की सबसे प्राचीन बस्तियां कहां से मिली जो कि किले बंद है? तो कायथा से मिली हैं। तो एक ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि ताम पाषाण संस्कृति की सबसे प्राचीन बस्तियां मिली जो किले बंद है वो कहां से मिली? कायथा से मिली। और कायथा कहां है? उज्जैन में है। अगली हमारी जारवे संस्कृति, ये भी ताम पाषाण के अधीन आती है। इसका काल समय था 1400 से 700 ईसा पूर्व। तो जारवे संस्कृति इंपॉर्टेंट है, पेपरों में पूछी जाती है। तो जारवे संस्कृति का समय कब से कब तक है? 1400 से 700 ईसा पूर्व। और ये जारवे संस्कृति जितनी थी महाराष्ट्र में थी। जारवे वैसे ही महाराष्ट्र में। तो एक क्वेश्चन ये याद रखिए कि जारवे किस नगर किस स्टेट में? तो महाराष्ट्र में। तो जारवे संस्कृति का समय कितना? 1400 700 ईसा पूर्व महाराष्ट्र में मिली। ग्रामीण संस्कृति थी। लेकिन यहाँ से जो 2 स्थान मिले दैमाबाद और एवं इनाम गांव, इसके बारे में भी आगे देखते हैं। ये दोनों नगरी गांव थे। मतलब कि इसमें जैसे हड़प्पा कालीन जैसे नगरी गांव सभ्यता मिली थी, वैसे ही दैमाबाद और इनाम गांव नगरी गांव सभ्यता थी।
जितने अन्य शहर मिले, मतलब जितनी अन्य जगह मिली जारवे संस्कृति, वो सब ग्रामीण संस्कृति थी, लेकिन दैमाबाद एवं इनाम गांव नगरी गांव सभ्यता थी या संस्कृति थी। और इसका जो प्रमुख स्थान अब देखते हैं, प्रमुख स्थानों में कौन कौन से मिले। तो हमारा सबसे प्रमुख है जारवे। सांस्कृतिक नाम इसलिए रख दिया जाता है जारवे, जो जारवे महाराष्ट्र में जब खुदाई हुई थी तो सबसे पहले जो संस्कृति मिली इस काल की, ताम्रपाषाण काल की महाराष्ट्र में, तो वो जारवे जगह से खुदाई हुई, इसलिए इसका नाम जारवे के स्थान नाम से ही रख दिया, जारवे संस्कृति। जैसा भी आगे 2-3 क्लास बाद जब हम सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता चालू करते हैं, तो सिंधु सभ्यता में जो सबसे पहले खुदाई जिस स्थान की हुई थी वो हड़प्पा नामक शहर की हुई थी, इसलिए उसका नाम हड़प्पा सभ्यता कह दिया गया। वैसे इसका नाम भी जारवे संस्कृति कह दिया गया। तो हमारा सबसे प्रमुख जारवे संस्कृति में जो प्रमुख स्थल है वो है जारवे। तो ये गोदावरी या प्रवरा नदी किनारे स्थित है। तो प्रवरा नदी के मेनली किनारे, और प्रवरा किसकी सहायक है, तो गोदावरी के है। तो दोनों क्वेश्चन याद कर लीजिएगा कि प्रवरा नदी के किनारे स्थित, और एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा कि प्रवरा नदी के दाहिनी ओर है। ये क्वेश्चन पेपरों में बहुत पूछा जाता है। जैसे हड़प्पा पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा सिंधु घाटी किस ओर है, इसी प्रकार ये भी देख लीजिए कि प्रवरा नदी किस ओर है। प्रवरा नदी के दाहिने ओर जारवे है। जारवे जो शहर मिला है वो किस ओर है, प्रवरा नदी के दाहिने ओर। और कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रवरा ना देख के इसका सीधे पूछ लेगा गोदावरी, प्रवरा ऑप्शन में ना देख के सीधे दे देगा गोदावरी। तो गोदावरी भी देख लीजिएगा, आप प्रवरा भी देख लीजिएगा। और यहाँ से नैदानिक मृदभांड मिले। तो क्वेश्चन ये पूछे कि नैदानिक मृदभांड किस नगर से मिले हैं, तो जारवे से मिले हैं। नैदानिक मृदभांड क्या होते थे, जो लाल तल होती थी उस पर काले डिजाइन बना वाले चाक, मतलब कि गोले बना दिए जाते थे, वो वाले बर्तन होते थे। तो नैदानिक मृदभांड क्या होते थे, जो लाल तल पर काले डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तन होते थे, उसको नैदानिक मृदभांड कहते थे। तो नैदानिक मृदभांड कहाँ से मिले हैं, उससे जारवे से मिले हैं। हाथ से बने टोटी वाले लाल रंग के लेप वाले पात्र मिले हैं। तो हाथ से निर्मित टोटी वाले लाल रंग के लेप वाले पात्र कहाँ से मिले हैं, वो भी जारवे से मिले हैं। सोने के आभूषण केवल जारवे संस्कृति से मिले हैं। जो सोने के आभूषण मिले हैं ताम्रपाषाण संस्कृति में, वो कहाँ से मिले, वो जारवे संस्कृति से ही मिले हैं। तो चलिए जारवे के कुछ और पॉइंट रह गए वो देखते हैं, और अन्य स्थल देखते हैं जो जारवे संस्कृति के जो अन्य इंपॉर्टेंट स्थल है वो भी देखते हैं। चलिए जारवे संस्कृति में जो चल रहा था जारवे में वो देखते हैं। तो जारवे संस्कृति से मृतकों के घर में ही फर्श के नीचे उत्तर दिशा दक्षिण दिशा में वो मिले हैं, लोगों को दफनाया गया है। तो उत्तर दक्षिण दिशा, तो किस प्रकार से, पूर्व पश्चिम, इस प्रकार से उत्तर दक्षिण, मतलब जिस प्रकार से हम लोग खड़े होते हैं उत्तर दक्षिण में, जैसे अपने नीचे दक्षिण और सिर की तरफ उत्तर, इसी प्रकार से इनको दफनाया गया है। तो जारवे संस्कृति में लोगों को घरों के अंदर ही दफनाया जाता था। और किस प्रकार से दफनाया जाता, उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाया जाता था। और उनके साथ तांबे की वस्तुएं एवं बर्तन भी रख दिए जाते थे। बर्तन एवं तांबे की वस्तुएं रख दी जाती थी। ऐसा क्यों करते थे, उनका मानना कि जब वो अगले जन्म में जब हो तो उनके साथ उनकी वस्तुएं भी जाएं, जिससे उनको आराम होए। तो तांबे की वस्तुएं एवं बर्तन भी उनके साथ दफनाए जाते थे। और पश्चिमी भारत में, एक ये नोट करके लिख लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन है कि पश्चिमी भारत में पुल समाधान प्रचलित था। तो पश्चिमी भारत किधर हो गया, इधर गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ये पश्चिमी भारत हो गया। और पूर्वी भारत हमारा इधर हो गया। पूर्वी भारत में आंशिक समाधान प्रचलित था। तो पूर्वी भारत में वो पश्चिमी भारत में पुल समाधान और पूर्वी भारत में आंशिक समाधान प्रचलित था। तथा दक्षिणी भारत नीचे की ओर लोग पूर्व पश्चिम दिशा में गाड़ते थे, मतलब पूर्व से पश्चिम की दिशा में गाड़ते थे। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि पश्चिमी भारत में लोग किस प्रकार से शवों के साथ क्या करते, तो उनका पूर्व समाधान करते थे। पूर्वी भारत में आंशिक समाधान करते तथा दक्षिणी भारत में पूर्व पश्चिम दिशा में गाड़ते थे। और जो महाराष्ट्र से जारवे संस्कृति मिले उन्हें उत्तर दक्षिण दिशा में गाड़ते थे।
और ताम्रपाषाणिक संस्कृति भारत में 12,000 ईसा पूर्व में समाप्त हो गई थी, विलुप्त हो गई थी। जो ताम्रपाषाणिक संस्कृति थी वो 1200 ईसा पूर्व में समाप्त हो गई, लेकिन जो जारवे थी वहां पर 7,000 ईसा पूर्व तक यह संस्कृति चलती रही। तो ताम्रपाषाणिक संस्कृति में सबसे लंबे समय तक कौन सी संस्कृति रही? तो जारवे संस्कृति। और जारवे संस्कृति में कौन सा स्थान? जारवे। कब तक? 700 ईसा पूर्व तक रही है। लेकिन जो ताम्रपाषाणिक संस्कृति थी वो 1200 ईसा पूर्व में खत्म हो जाती है। इसके बाद आता हमारा ये उसका जारवे संस्कृति का अगला जो प्रमुख स्थान है दैमाबाद। ये भी हमारा महाराष्ट्र में है। ये जारवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल था। तो जारवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? दैमाबाद। और ये कहाँ पे? गोदावरी नदी घाटी में है। तो दैमाबाद कहाँ है? गोदावरी नदी घाटी में। और जारवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल था। 20 हेक्टेयर में फैला था और यहाँ की आबादी 4,000 थी। तो दैमाबाद कितने हेक्टेयर में फैला था? 20 हेक्टेयर में। और आबादी कितनी थी? 4,000 थी। और दैमाबाद से चारों ओर मतलब दैमाबाद के शहर के चारों ओर कच्ची दीवारों, पत्थर की कच्ची दीवारों की किलेबंदी थी। दैमाबाद के चारों ओर पत्थर की दीवारों की किलेबंदी थी, कच्चे पत्थरों की, मतलब पत्थर थे और कच्ची दीवारों की किलेबंदी थी। और खोज कब हुई थी इसकी? 1958 ईस्वी में बीपी बोपाडिकर ने की थी। तो दैमाबाद की खोज किसने की? 1958 ईस्वी में बीपी बोपाडिकर ने की थी। और दैमाबाद का उत्खनन किसने किया था? 1958-59 में एमएस देशपांडे ने किया था। तो उत्खनन किसने किया है? एमएस देशपांडे। और खोज किसने की? बोपाडिकर ने। और एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि शिशुओं में होने वाले स्कर्वी रोग के बारे में किस स्थल से पता चलता है? तो दैमाबाद से पता चलता है। तो शिशुओं में होने वाले स्कर्वी रोग का पता किस स्थल से पता चलता है? दैमाबाद से। और दैमाबाद या जारवे संस्कृति से पता चलता है। और इसमें देखें कौन कौन से मुख्य चीजें मिली थी। कांसे के रथ मिले, जिसमें 2 बैल जुते हुए थे, तथा एक नग्न मानव आकृति मिली। तो ये भी क्वेश्चन पेपरों में कई बार नेट के पेपर में पूछा जा चुका है कि नग्न मानव आकृति कौन से स्थान से मिली है? तो दैमाबाद से मिली है। और कांसे के रथ जिसमें 2 बैल जुते हुए हैं वो कहाँ से मिले हैं? दैमाबाद से मिले हैं। एक घर मिला जिसे अर्धवृत्ताकार मंदिर कहा गया है। तो अर्धवृत्ताकार मंदिर वाला घर कहाँ से मिला है? तो दैमाबाद से मिला है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो कि अर्धवृत्ताकार मंदिर वाला घर कहाँ से मिला है? दैमाबाद से मिला है या जारवे संस्कृति से मिला है। पत्थर का लिंग मिला है, टोटीदार माल्तवान मिले तथा तांबे के सांड, गेंडा, हाथी की आकृति मिली है। तो तांबे के सांड, गेंडा, हाथी की आकृति कहाँ से मिली? दैमाबाद से मिली है। और कांसे की भी बहुत ज़्यादा वस्तुएं मिली हैं। तो दैमाबाद से क्या मिली? कांसे की बहुत वस्तुएं मिली हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे जो नगर बाकी है इसके जारवे संस्कृति वो देख लेते हैं। चलिए, जो हमारी जारवे संस्कृति चल रही थी उसमें हमारा जो अगला महत्वपूर्ण स्थान है वो है इनाम गांव। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछे कि इनाम गांव किस कहाँ पे स्थित है? तो पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। जो हमारा पुणे महाराष्ट्र में है वहाँ स्थित है। तो इनाम गांव कहाँ स्थित है? पुणे महाराष्ट्र में। और यहाँ से बस्ती मिली है, वो किलेबंद थी जो बस्ती मिली है तथा खाई से चारों ओर घिरी हुई थी। तो महाराष्ट्र ऐसी कौन सी जगह बस्ती मिली जो चारों ओर या खाई से घिरी हुई थी? तो इनाम गांव में मिली। और किस संस्कृति की? जारवे संस्कृति की है। यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन, प्रथम बार राजनीतिक संगठन की सरदार वाली व्यवस्था की द्विस्तरीय बस्ती मिली है। तो सरदार वाली व्यवस्था की द्विस्तरीय बस्ती कहाँ से मिली? इनाम गांव से मिली या जारवे संस्कृति से मिली है। इसकी खोदाई संकालिया, M.K. धवलीकर व J.D. अंसारी द्वारा की गई है। तो इनाम गांव की खुदाई किसके द्वारा की गई? H.D. संकालिया, धवलीकर व अंसारी द्वारा की गई है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कहाँ से गड्ढे वाले घर, गोलाकार गड्ढे वाले घर, भट्टी। पहला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कहाँ से गोलाकार गड्ढे वाले घर मिले हैं? तो इनाम गांव से मिले हैं। तो गोलाकार गड्ढे वाले घर कहाँ से मिले? इनाम गांव से या जारवे संस्कृति से। भट्टी, मुखिया का मकान, अन्नागार मिला है। तो भट्टी, मुखिया का मकान व अन्नागार कहाँ से मिला है?
इनाम गांव से मिला है। देवी की मूर्ति मिली है, मातृ देवी की मूर्ति मिली है। तो इनाम गांव से और क्या मिला? मातृ देवी की मूर्ति मिली और वयस्क आदमी मृत भांड और तांबे के साथ दफनाया गया है। तो वयस्क आदमी मृत भांड तांबे के साथ दफनाया गया है और कुत्ते के मांस खाने के साक्ष्य मिले हैं। मतलब कि मानव द्वारा कुत्ते के मांस खाने के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? वो भी इनाम गांव से मिलते हैं। तो एक बार इनाम गांव से जो जो चीजें मिली इंपॉर्टेंट वो देख लेते हैं। पहला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि गोलाकार गड्ढे वाले घर कहाँ से मिले हैं? इनाम गांव से मिले हैं। भट्टी मिली, मुखिया का मकान मिला, अन्नागार मिला है, मातृ देवी की मूर्ति मिली है, वयस्क आदमी मृत भांड और तांबे के साथ दफनाया गया और मानव द्वारा कुत्ते के मांस खाने के साक्ष्य मिले हैं। वो कहाँ से? इनाम गांव से। और एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनाम गांव की सैटेलाइट बस्ती कौन सी थी? तो वाल्की थी। तो इनाम गांव की सैटेलाइट बस्ती कौन सी थी? वाल्की थी। और ये वाल्की कहाँ है? ये भी पुणे में है। तो वाल्की इनाम गांव की सैटेलाइट बस्ती थी और वाल्की से हड्डी से बने फलों और बीज डालने के बल्बों का उपयोग किया या मिला है। वाल्की से क्या क्या मिला? हड्डी से बने फलों और बीज डालने के बल्बों का उपयोग किया मिला है। इसके बाद हमारा जो जारवे संस्कृति का अगला इंपॉर्टेंट जगह है वो कौन सी? नेवासा। नेवासा का है? महाराष्ट्र में, अहमदनगर में। और इसकी खोज अहमद देश पांडे ने की है और उत्खनन एच.डी. संकालिया ने किया है। तो नेवासा खोज अहमद देश पांडे और उत्खनन एच.डी. संकालिया ने किया है। और कहाँ पे? अहमदनगर, महाराष्ट्र में। और प्रवरा नदी किनारे स्थित है। नेवासा कहाँ है? प्रवरा नदी किनारे। तो प्रवरा नदी किनारे नेवासा से पटसन एवं मोटे रेशम के धागे के साक्ष्य मिले हैं। तो पटसन एवं मोटे रेशे के धागे के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? नेवासा से मिले हैं या जारवे संस्कृति से मिले हैं। और पत्थर के कुठारों का कारखाना मिला है। पत्थर कुठारों का कारखाना कहाँ से मिला है? नेवासा, महाराष्ट्र से मिला है। पक्की मिट्टी निर्मित मातृ देवी की मूर्ति मिली है। पक्की मिट्टी निर्मित मातृ देवी की मूर्ति भी उससे नेवासा से मिली है। और अगला हमारा इंपॉर्टेंट एक और जो जगह का नाम है चंदौली। ये पुणे, महाराष्ट्र में। यहाँ से दो चीज़ें मेन मिली हैं। एक तांबे की छेनियाँ मिली और मछली पकड़ने वाले तांबे का कांटा मिला है। तो चंदौली कहाँ पे स्थित है? पुणे, महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ से क्या क्या मिला? तांबे की छेनियाँ मिली है और मछली पकड़ने का तांबे का कांटा मिला है। तो ये हमारा जो ताम्रपाषाणिक संस्कृति थी वो यहाँ ख़त्म होती है। इसके बाद से कल हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो चलिए आज यहीं समाप्त करते हैं। और किसी कोई दिक्कत या कुछ पूछना हो वो कमेंट बॉक्स में लिख दें। तो बाकी कल मिलते हैं। आज के लिए जय हिंद।